आज हम लोग जानेंगे अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है आरंभिक नगर। यानी कि जो शुरुआती नगर थे उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर वो कैसे नगर थे, उसकी नियोजन कैसी थी, उसमें किस तरह के गलियां बनी हुई थी, किस तरह के वस्तुओं का उपयोग किया गया था। इन सभी बातों को इस चैप्टर में जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे वहाँ के रहन सहन का तरीका कैसा रहा होगा। ये सभी बातें संक्षेप में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चाहिए शुरू करते हैं आज के अपनी ये वीडियो क्लास से। 150 साल पहले की बात है, जब पंजाब कौन सा पंजाब, तो पाकिस्तान वाला पंजाब, जब पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। हड़प्पा पुरास्थल, पुरा मतलब पुराना, स्थल मतलब जगह। तो हड़प्पा एक जगह का नाम है जो कि इस समय पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान में है। तो उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है, खंडहर मतलब पुरानी जगह है जहाँ पे अच्छी ईंटें मिलेंगी। वे सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। यानी कि जो हड़प्पा कालीन इमारतें थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इसके लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर मतलब हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों को में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब आगे की बात करते हैं कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो इन नगरों की विशेषता को जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर ये इस समय कहाँ कहाँ इनकी खोज हुई। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। अब इनको हम मानचित्र में थोड़ा देखते हैं। ये देखिए मानचित्र है। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर की बात करें तो ये सिंधु नदी देख रहे हैं, सिंधु, और उनकी ये सहायक नदी है जैसे झेलम, चेनाब, रावी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रावी नदी के किनारे ये जगह है हड़प्पा। फिर है ये आराखीगढ़ी, कालीबंगा, गंभीरीवाला, चनूदड़ो, मोहनजोदड़ो, सोतका कोह और सुरकोटदा भी। ये देखिए यह है धौलावीरा और सुरकोटदा, लोथल, चनूदड़ो। तो ये सब कुछ प्रारंभिक नगर के स्थल थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे। इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। यह प्रायः पश्चिमी भाग और पूर्वी हिस्सा था। जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई वाले भाग पर बना हुआ था, जिसे नगर दुर्ग कहा गया, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। 4 दीवारियों की पक्की ईंटें बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी ये सुरक्षित मिली हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे महान स्नानागार कहा जाता है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। उसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा यानी कि ये है कालीबंगा और यह है लोथल, यहाँ से अग्निकुंड मिला है। यहाँ संभवतः ऐसा माना जाता है कि यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, देखिए यह है आपका हड़प्पा
मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ से अनाज के बहुत बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। अब ये जो देख रहे हैं ये है महान स्नानागार का चित्र। महान स्नानागार है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर यानी कि जिसको बाथरूम कहते हैं, बाथरूम बनाए जाते थे, और कुछ घरों में कुआं भी होते थे। और ये देखिए कुछ ये चिनाई का तरीका दिखाया गया है, किस तरीके से दीवारें बनाई जाती थी। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया जाता था, यानी जिसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। ग्रिड पद्धति मतलब 90 डिग्री के कोण पे इसको बनाया गया था। हर एक नाले एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिली हुई थी। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मेन होल यानी कि बड़े बड़े होल बनाए जाते थे, मतलब गड्ढा, जैसे कि आजकल सीवर लाइनें बिछाई जाती है शहरों में, उस हिसाब से, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध यानी कि योजना के अनुसार किया जाता था। नगरीय जीवन। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये नाले और सड़कें इस तरीके से बनाई जाती थी। पहले नाले, फिर उसके बाद उस पर सड़कें, और ये है कुएं का दृश्य। और उसके बाद अगर बात करें तो ये हड़प्पा कालीन मोहरे हैं। ये इसमें विशेष लिपि का प्रयोग किया गया है जिसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। और ये पकी हुई मिट्टी जिसको टेराकोटा कहा जाता है, उसकी बने हुए कुछ खिलौने के चित्र हैं जो प्राचीन काल में यानी कि आरंभिक नगर में प्रयोग किए जाते थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः वहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से बहुमूल्य पत्थर, धातु और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन का जो छोटे छोटे दाने जो होते हैं, जो गले में हार पहना जाता है, उसमें जो दाने होते हैं उनको मन का कहा जाता है। सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, ऐसा माना जाता है। इन नगरों में लिपिक यानी कि क्लर्क, जो किसी भी चीज़ को लिखते हैं, उनका हिसाब किताब रखते हैं, उनको लिपिक कहा जाता है। मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। शिल्पकार उन्हें कहते हैं जो किसी चीज़ शिल्प यानी कि पत्थर से जो तरह तरह की चीज़ों को बनाते थे, उन्हें शिल्पकार कहा जाता है। या बनाते थे तो शिल्पकार कहा जाता था, और जो बनाते हैं अभी भी वो शिल्पकार कहलाते हैं। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देश की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे, जैसे उसी में से कुछ खिलौने के ये नमूने हैं। आगे, नगर और नए शिल्प। आओ कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन करें। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली उसमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के, जो कि ये देख रहे हैं, फलक और ये बाट। तो बाट की बात करें, पत्थर के बाट, इनको चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। ये मनके के कुछ चित्र हैं जो कि कार्नेलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए थे।
इनके बीच में छेद किया जाता था, इन मनकों के बीच में, और उन्हें धागा डालकर माला बनाए जाते थे। ये धारदार फलक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये वस्त्रों पे जो कढ़ाई की जाती थी उनका ये नमूना है। और ये मूर्ति देखिए कितने अच्छे तरीके से इन मूर्तियों को बनाया गया है। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। जैसे ये देखिए, ये आयताकार मोहर हैं, ये आयताकार मोहर है, और इस पे ये देखिए जानवरों के चित्र हैं। जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिसको आप पृष्ठ संख्या 6 पर देख सकते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। फेयंस क्या होता है, इसके बारे में आइए हम पहले जानते हैं। ये पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस जिसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, बालू या फिर स्फटिक पत्थर के चूर्ण, यानी कि जो उसके बुरादे होते थे उनको गोंद में मिलाकर ऐसी वस्तुएं बनाई जाती थी, और उस पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। इस फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये प्रायः महंगे होते थे क्योंकि इसको बनाने की प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया थी। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ किसे कहते हैं, तो जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। अब देखिए पृष्ठ 36 पर आप ये देखिए चित्र है। इस चित्र को देखने से ही आपको अंदाज़ा लग सकता है कि उस समय में जिन्होंने इनको बनाया कितने आकर्षक ढंग से बनाया होगा। इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी और धातुओं के अयस्क यानी कि ऊर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात करना मतलब मंगवाना। दूसरे देशों से जो हम मंगवाते हैं उसे कहते हैं आयात करना, और जो किसी एक देश से दूसरे देश को हम भेजते हैं उसे कहते हैं निर्यात करना, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात यानी कि तांबे को जो मंगवाते थे वो संभवतः राजस्थान से और पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे को मंगाया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन को मिलाया जाता है, जो कि उस समय में ईरान से मंगाया जाता था और अफगानिस्तान से। सोने का आयात इस समय के कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर को मंगाया जाता था गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। अब देखिए इस खिलौने गाड़ी से एक संकेत मिलता है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाने के लिए गाड़ियों का प्रयोग किया जाता होगा। और ये एक और मोहर के चित्र आपके सामने है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान
देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग, पौधे के अवशेष से क्या पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग जुताई का काम भी जानते होंगे। इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। यहाँ पे बारिश कम होने के कारण वहाँ पे सिंचाई के लिए अनेक तरीके अपनाए गए जाते होंगे। संभवतः पानी का संचय यानी कि सेविंग किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह, चारागाह मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मवेशियों को चराया जाता है, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके, कच्छ ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो कि दलदल वाला इलाका हो। खदीर वेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा नगर, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, यानी मेन गेट। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे एक नगर है जिसका नाम है लोथल, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का एक बंदरगाह आप ये यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में। यहाँ पे ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पे सामानों को चढ़ाया उतारा जाता था। अब आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ से मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो है ना बहुत ही अच्छा उद्योग स्थल रहा होगा। मुद्रा यानी कि मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो उससे यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं सभ्यता के अंत के रहस्य की। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इन नगरों को अचानक से लोग छोड़ने लगे। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग धीरे धीरे बंद होने लगा। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा।
ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। अब बात करते हैं कुछ अलग के, तो मिस्र, जो कि इस समय अफ्रीका के मानचित्र में आपको मिलेंगे। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड नाम से जाना जाता है, जिसका चित्र आप यहाँ पे देख सकते हो। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। मम्मी, इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न यानी खाने की चीज़ें, पेय यानी कि पीने की चीज़ें, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो अभी के लिए हमने ये देखा। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। देखिए, तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान से। टीन कहाँ से? अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। सोना कर्नाटक से। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं लेखन पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, तो इसके बारे में आप स्वयं उत्तर दे सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले भाग में हम लोग जानेंगे अध्याय 5, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, यानी कि किताबों और कब्रों के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे वेद इत्यादि के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत दिन अच्छा हो, शुभ हो, और आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसी शुभकामना के साथ आज मैं विदा लेता हूँ।